हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस को लेकर और केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि 9 से बिलोंगिंग है। बात कर रहे हैं हम परमाणु तथा अणु की। ये अध्याय अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टेड है। जिस तरीके से मैंने पीछे की कक्षा में आपको ये बताया था कि हम किस तरीके से कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं और कोशिका जो है वो सजीवों की मूलभूत इकाई होती है, ठीक उसी तरीके से इस दुनिया में आप जितने भी पदार्थ देख रहे हो, पदार्थ के रिगार्डिंग जो पहला चैप्टर वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पदार्थ अगर आप जानते हो तो पदार्थ भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और उस कण को हम परमाणु कहते हैं। तो इससे संबंधित ढेर सारी जानकारियां हम लेने वाले हैं। लेकिन क्लास की तरफ बढ़ने के पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि एटम और मॉलिक्यूल्स को लेकर यानी कि परमाणु और अणु को लेकर जितनी भी टिपिकल इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंच सके। और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करूंगी जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को देखते ही उसे अटेम्प्ट करो और अच्छे खासे नंबर गेन कर सको। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और जानते हैं कि किस तरीके से हम परमाणु और अणु से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, आपके घर में जब कोई बच्चा होता है तो आप उस बच्चे को तुरंत नामकरण नहीं करते बल्कि छठी के दिन यानी 6 दिन बीतने के बाद आप उसका नामकरण करते हो। तो उसी तरीके से कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये तो बता दिया कि परमाणु पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर कई छोटे कण होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी चर्चा हमने 9th के पहले चैप्टर को लेकर की थी। तो उस जो कण था ना उसकी उत्पत्ति तो बता दी गई लेकिन नामकरण नहीं किया गया था। तो अब नामकरण किया जा रहा है कि वो कण कोई और नहीं बल्कि परमाणु होता है। परमाणु जो हो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यहाँ पर देखिए 9वीं कक्षा में आपको यही पढ़ने को मिलता है कि रासायनिक संयोग नहीं करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर समजातीय परमाणु हो तो वो आपस में संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं और यह भी अपने आप में एक तरह की रासायनिक बंध को ही शो करने की प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पर परमाणु की बात करेंगे, अणुओं की बात करेंगे। यहाँ पे चीजें समझने वाली ये है कि अगर हम परमाणुओं की बात कर रहे हैं या रासायनिक संयोग की बात कर रहे हैं, आपस में जुड़ाव की बात कर रहे हैं, तो कोई भी रासायनिक संयोग की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ नियमों को फॉलो अप करती है। आपकी कक्षा में 2 नियम पढ़ना है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत, रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत, रासायनिक संयोग के नियम, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी जब 2 पदार्थों के या किसी एक पदार्थ के 2 कण आपस में संयुक्त होते हैं तो वो कुछ नियमों का प्रतिपादन करते हैं, कुछ नियम वहां पर एप्लीकेबल होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा जो है वो है आपके स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 रूल आपको पढ़ना है। वैसे तो 5 रूल होते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 रूलों की चर्चा करनी है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास की और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनिष्ट किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप 2 पक्षों में यानी कि दायां पक्ष और बाएं पक्ष में जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनका द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता।
नेक्स्ट कंडीशन है आपके लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस की, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। तो जैसा कि है ये भी ऐसा ही प्रस्तावित करता है कि आप किसी भी पदार्थ को ले लो, चाहे वो तत्व के रूप में हो, यौगिक के रूप में हो या मिश्रण के रूप में हो, उनमें जितने भी रासायनिक समायोजन करने वाले संगठन होते हैं यानी कि कंपोनेंट होते हैं, उनका अनुपात सदैव स्थिर होता है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 2 मार्क्स के आ सकते हैं, यानी कि 2 मार्क्स का चाहे ये दे दे या फिर ये दे दे, ये कंपलसरी है। इन दोनों से संबंधित एक क्वेश्चन कंपलसरी है और इसे आप चाहो तो 100% श्योर के तौर पर मानकर लेके याद करके जाइएगा। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अगर किसी भी तरह का कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि इसके सापेक्ष एक नियम दिया गया था, क्यों? क्योंकि अगर हम परमाणु की बात करते हो, डाल्टन का न पढ़े तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। डाल्टन जो थे वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार इसका पुष्टिकरण किया था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वो परमाणु होता है। यहाँ पर इनके कुछ नियम हैं, अप्रॉक्स 5 रूल्स हैं, आपके पोस्टुलेट हैं। इस पोस्टुलेट के हिसाब से इस पोस्टुलेट में 5 पॉइंट्स हैं। इस 5 पॉइंट्स में मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूं। पहला पॉइंट आपका ये है कि हर एक पदार्थ सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी पदार्थ के अंतर्गत जो भी संयोजित अवयव होते हैं वो द्रव्यमान के संरक्षण नियम को फॉलो अप करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। एक ही तत्व में पाए जाने वाले जितने भी परमाणु होते हैं सबकी रासायनिक गुणधर्मिता समान होती है। वहीं पे अलग अलग पदार्थों के जो कण यानी कि परमाणु होते हैं उनकी गुणधर्मिता परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष बराबर नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी डाल्टन के इस नियम को पूरी तरीके से मान्य नहीं माना गया, जिसके बारे में चर्चा 11th क्लास में की गई है। अगर हम कहते हैं कि क्या वास्तव में डाल्टन के रूल्स गलत थे, तो नहीं, उनके सारे रूल गलत थे, सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं थी। आप माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा नहीं कर चुके थे, तो उनके माइक्रोस्कोप के आने के बाद ये बात साबित हो पाई कि नहीं, हम परमाणु को भी खंडित कर सकते हैं और परमाणु के अंदर भी कुछ कण पाए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक समान गुणधर्मिता वाले परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो अणु का निर्माण करते हैं, यानी एक जैसे गुणों वाले परमाणुओं के संयोजन से जिस कण का निर्माण होता है उसे अणु कहते हैं। या फिर आप उसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हो कि अणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है यानी स्मॉलेस्ट, वहीं पे अणु जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स होता है जो वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके सापेक्ष आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ने हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं यानी परमाणु द्रव्यमान। अगला टॉपिक जो है वो आपका है परमाणु द्रव्यमान किसे कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि परमाणु द्रव्यमान का अध्ययन हम क्यों करते हैं। अगर बात की जाती है कि किसी भी परमाणु की पहचान कैसे करते हैं, तो परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये धनावेशित है, ऋणावेशित है और उदासीन होता है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, यह हम किस प्रकार से अंकलित करते हैं। तो इसके लिए हमारे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी के अंतर्गत कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके सापेक्ष परमाणु को अनुमानित करके ये दर्शाया गया कि उसका द्रव्यमान कितना हो सकता है। IUPAC संस्था के द्वारा वो तत्व घोषित किया गया कार्बन, यानी कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान यदि हम कार्बन के 1/12वें समस्थानिक से कंपेयर करें, तुलना करें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एक परमाणु के अंतर्गत कई कण पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में निरंतरता के साथ चक्कर काटता है तो वो किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग भी कर सकता है। ऐसी कंडीशन में
रासायनिक आबंध बनता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, और जिस समय केमिकल बॉन्डिंग होती है परमाणु जो है वो या तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिस्थापित हो जाते हैं या फिर उनके द्वारा पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया जाता है, यानी कि प्राप्त कर लिया जाता है। कभी कभी साझा भी होता है, इसके बारे में चर्चा आगे की क्लासेस में होगी, लेकिन फिलहाल मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आयन बताना है आपको। आयन कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई भी पदार्थ के जो परमाणु है वो अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि अपने आप को स्थिर करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान करते हैं। अगर कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉनों को प्रदत्त करता है यानी देता है, लूज करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉनों की संख्या वही बनी रहती है। इस कारण वो धनावेशित होता है और यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन का निर्माण होता है। वहीं पे अगर कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए किसी दूसरे तत्व के परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉनों को गेन कर ले तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है और प्रोटॉनों की संख्या वही बनी रहती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और इसका होता है 17 क्लोरीन का। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 281 और इसका हो जाएगा 287। इसके बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे सोडियम की बात कर रही हूँ और दूसरे में क्लोरीन की बात कर रही हूँ। सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 होते हैं और क्लोरीन में 17 होते हैं। वहीं पे अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इसमें 17 होते हैं और इसमें भी 17 होते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये अपना क्लोरीन का अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे दे देता है तो बाद में इनके पास क्या हो जाते हैं 28 इसके पास बच जाता है सोडियम के पास और क्लोरीन के पास बच जाता है, हो जाता है 288। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 7-8 बन जाए तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के चार्ज यानी ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोराइड जो है यानी क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन का निर्माण करेगा। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पदार्थ का परमाणु अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है तो आयन के निर्माण होते हैं। अगर आयन पे किसी भी तरह का धन आवेश है तो उसे धन आवेशित आयन कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहा जाता है, और अगर किसी पे ऋण का आवेश है तो उसे नेगेटिव आयन का नाम दिया जाता है। अब बारी आती है हम किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी पदार्थ को या यौगिक को उनके परमाणुविक सूत्र के द्वारा, अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पे जल की बात करते हैं। जल के जो अणु की जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसे लिखते हैं H2O। अब ये हमने H2O कैसे लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 मोल हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल है। लेकिन इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो वैलेंसी होती है ना, यानी कि किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित या तो इलेक्ट्रॉन या तो किसी भी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वो उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता होती है एटॉमिक नंबर भी आप लिख लीजिए, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, अगर आप परमाणु संख्या की बात करते हो तो इसकी 8 होती है ऑक्सीजन की और इसकी संयोजकता होती है आपकी 2। यानी अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2 और 6 के कंडीशन में आएगा। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वहीं हाइड्रोजन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या भी 1 होती है और संयोजकता भी 1 होती है। हमें क्या करना है, दोनों की संयोजकता को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2, हमें क्या करना है, क्रॉस करके लिखना और यह बन जाएगा H2O। इस तरीके से हम किसी भी यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एटॉमिक फॉर्मूला लिख सकते हैं।
इसके बाद बात आती है उसके मास को जानने की, हम उसके मास को कैसे निकालेंगे। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रही हूं। अगर हमें किसी भी पदार्थ का एटॉमिक मास निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं वो यौगिक हमारा जल है, तो हाइड्रोजन का हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 म्यू। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 म्यू प्लस इसकी कितनी होती है, इसकी ऑक्सीजन की होती है 16, तो हम 16 लिखेंगे, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी है 1, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 16 म्यू। हमने यहाँ पे ऐड किया तो ये हो गया 2 म्यू, और प्लस इसको ऐड किया तो हमारा कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16 म्यू। अब ये टोटल ऐड करने के बाद क्या आएगा 18 म्यू, तो ये इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं वो क्वेश्चन मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगी, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो हार्डली रिक्वेस्ट है कर लो, क्योंकि बहुत सी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उन क्वेश्चन के आंसर भी बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट मोड में ले रही हूँ कि पहला क्वेश्चन आपका होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन का रूल कौन कौन सा होता है। उनमें से कोई भी एक रूल 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे दिए जा सकते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उनकी थ्योरी को पूरी तरीके से याद करके जाइएगा। इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर पूरे का पूरा थ्योरी लिखने के लिए दिया जा सकता है। अगर ये दिया गया तो अपने आप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है। नेक्स्ट कंडीशन है जो डेफिनेशनल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, आयन किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। साथ ही आपको किसी भी पदार्थ या यौगिक, जो कि पदार्थ यौगिक के रूप में है या तत्व के रूप में है, उनका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आ सकता है, या फिर उनके एटॉमिक मास निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, जिनको हिंट्स के तौर पर आपको उनका मास जो है वो दिया रहेगा प्रश्न में। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 3 या फिर 2 नंबर्स के कंफर्म होते हैं। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर्स यहीं पे क्लोज होता है, जिसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इससे साथ में अगली जो क्लास होगी वो इसी के रिगार्डिंग यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर होने वाली है। तो इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस दोनों ही चैप्टर के रिगार्डेड अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपकी टीचर मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।